हेलो एवरीवन, वेलकम टू डील एकेडमिक्स। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के पार्ट 3 की। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनकी जो बैलेंसिंग होती है उसको डिस्कस करा था। प्रीवियस वीडियो के अंदर एक पार्ट मिस हो गया था, वो पार्ट जो है इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो हमने जो केमिकल रिएक्शंस की बैलेंसिंग देखी थी, हमने उन केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग मैंने आपको दिखाई थी ऑन द बेसिस ऑफ कि कैसे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, और साथ ही साथ उनके जो फिजिकल स्टेट के सिंबल्स होते हैं उनके साथ भी रिएक्शन को बैलेंस करना बताया था। उस वीडियो के अंदर एक चीज़ मिस हो गई थी, हो सकता है आपको वो चीज़ ना याद हो, तो मैं बता देता हूँ। अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर कोई भी रिएक्टेंट या फिर कोई भी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर जब उस रिएक्शन को होने के लिए हीट रिक्वायर्ड होती है, क्या होती है, हीट रिक्वायर्ड होती है, तो उस केस में उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेल्टा सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम रिएक्शन लेंगे, एग्ज़ाम्पल पोटेशियम क्लोरेट का। दिस इज़ पोटेशियम क्लोरेट। जब इसे डिकम्पोज करा जाता है, हीट करा जाता है, तो हम हीट के सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। इसे हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे डेल्टा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कि उस रिएक्शन के अंदर हीट रिक्वायर्ड है। तो जब पोटेशियम क्लोराइड डिकम्पोज होता है, इट विल फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस। ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें दिख रहा है कि यहाँ पर इसमें यहाँ पर 3 होगा, तो ये 6 ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे। यहाँ पर 2, ठीक है, 2, और यहाँ पर भी 2। तो ये क्या है, रिएक्शन बैलेंस है। बस आपको यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको बताया कि जब भी किसी रिएक्शन के अंदर हीट रिक्वायर्ड होगी, तो उस केस में हम डेल्टा सिंबल का इस्तेमाल करेंगे रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये जो रिएक्शन है, बेसिकली ये रिएक्शन यूज़ करा जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस मेडिकल लेबोरेटरीज़ के अंदर। ये बस आपको ये रिएक्शन याद रखना है कि इस तरीके से हम जो है किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा सिंबल का यूज़ करके। बस इसको रिप्रेजेंट करना होता है कि इस रिएक्शन के अंदर हीट रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो ये हमारा पार्ट जो मिसिंग था उस वीडियो के अंदर, वो हमने कंप्लीट करा। आगे चल लेते हैं अब हम दूसरे पार्ट के ऊपर। हमने उससे प्रीवियस वीडियो में, यानी कि जो हमारी फर्स्ट पार्ट की वीडियो थी, उसके अंदर हमने फॉर्मेशन, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसमें हमने फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट तक की बात कर ली थी। अब हम तीसरी बात करते हैं यहाँ पर। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, तो उस दौरान उसके कलर में भी चेंज आ जाता है, चेंज इन कलर। ठीक है, उसके कलर में भी चेंज आ जाता है। तो ऐसे टाइप के रिएक्शंस भी होते हैं जब रिएक्ट होने के बाद जिनका कलर चेंज हो जाता है। अब इसमें एग्जांपल कौन से लेंगे हम, एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर जो लेमन होता है। एग्जांपल यहाँ पर है हमारा लेमन। जब लेमन जो होता है, लेमन के अंदर प्रेजेंट होता है साइट्रिक एसिड। क्या प्रेजेंट होता है, साइट्रिक एसिड। ठीक है। जब हम लेमन को किसके अंदर ऐड ऑन करते हैं, लेमन को जब हम ऐड ऑन करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर, परमैंगनेट, विच इज़, जिसे हम क्या बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में, KMnO4। ठीक है। ज़्यादातर मेडिकल लेबोरेटरीज़ में इस्तेमाल होता है। लेमन जिसके अंदर हमारे पास साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, जब वो ऐड किया जाता है किसमें, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 में। तो आपको मैं बता देता हूँ, जब आप मेडिकल लेबोरेटरीज़ में KMnO4 को देखोगे, तो KMnO4 का जो कलर होता है वो क्या होता है, नेचर में पर्पल कलर होता है। ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है KMnO4, ये एक तरीके का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है। इसका जो बेसिकली नेचर में कलर होता है वो पर्पल होता है। जैसे ही लेमन इसके अंदर ऐड किया जाता है, लेमन के अंदर प्रेजेंट होता है साइट्रिक एसिड। जब लेमन इसके अंदर ऐड किया जाता है, तो इसका जो पर्पल कलर है वो फेड हो जाता है, गायब हो जाता है, आप कह सकते हो डिसअपियर हो जाता है। जब इसके अंदर लेमन ऐड ऑन किया जाता है, डिसअपियर हो जाता है, और ये जो पर्पल कलर है, इसका पर्पल कलर गायब हो जाता है, और ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। यानी कि इसका कोई कलर नहीं बचता जब लेमन इसके अंदर ऐड करा जाता है। तो ये क्या है, एक पहला एग्जाम्पल है कि कोई भी रिएक्शन होता है, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, या फिर सारे ही नहीं होते, कुछ ऐसे टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर
जब रिएक्शन होता है तो उसके कलर में चेंज आ जाता है। जो मैंने आपको बताया कि जैसे ही हम लेमन जिसके अंदर साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, हम पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के अंदर डालेंगे तो उसका जो कलर है वो फेड हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा और वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ये तो इसका पहला एग्जाम्पल हो गया। इसके दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है इसके अंदर, जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस सल्फर डाइऑक्साइड गैस सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जब हम पास कराएंगे, कह सकते हो आप पास कराएंगे किसके थ्रू, पोटेशियम डाइक्रोमेट के थ्रू। पोटेशियम डाइक्रोमेट ये भी एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम पास कराएंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट के थ्रू, जिसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7, ये क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला है। तो यानी कि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है जब हम उसे पास करवाएंगे थ्रू पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, सॉल्यूशन, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, तो इसका जो वैसे नेचर में कलर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का, वो कलर होता है ऑरेंज, ठीक है। ये क्या है, नेचुरली इसका जो कलर होता है वो होता है आपका ऑरेंज, ठीक है। और आफ्टर पासिंग ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जब इसके थ्रू सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास करवाया जाता है तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है और ऑरेंज से इसका कलर क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा कि नेचुरली जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर है वो ऑरेंज होता है, लेकिन जैसे ही हमने सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसके थ्रू पास करवाई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमें याद रखना है कि ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन है ये हमें कैसा लेना है, एसिडिफाइड, ठीक है, एसिडिफाइड, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड पास करवाई पोटेशियम डाइक्रोमेट के थ्रू तो इसका कलर ऑरेंज से क्या हो गया, ग्रीन हो गया। ये सारे जो टेस्ट होते हैं या फिर आप कह सकते हो ये एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो रिएक्शंस होते हैं, ये सारे मेडिकल लेबोरेटरीज़ के अंदर होते हैं। बस आपको अभी इतना ध्यान रखना है कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है जब उसके थ्रू सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास करवाया जाएगा तो उसका जो कलर है वो ऑरेंज से ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है चेंज इन कलर के केस में, कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जो रिएक्शन करने के बाद अपने कलर में चेंज ले आते हैं या फिर उनका कलर चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये हमारा हो गया चेंज इन कलर का कॉन्सेप्ट। आगे बात करते हैं, वीडियो में आगे बात कर लेते हैं, क्या नाम है, हमने अभी चेंज इन कलर के बारे में पढ़ लिया। चेंज इन कलर का मतलब है कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो अपने कलर में चेंज लाते हैं जैसे ही केमिकल रिएक्शन हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फोर्थ वाले पार्ट की, जिसे हम कह सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर तो कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जिनके केस में टेम्परेचर चेंज आ जाता है, ठीक है। इसमें दो अब टेम्परेचर चेंज के बेसिस पे हम रिएक्शन को क्लासीफाई करते हैं दो पार्ट्स में, ठीक है। टेम्परेचर के चेंज के अकॉर्डिंग हम जो है रिएक्शन को क्लासीफाई करते हैं दो पार्ट्स में। पहला होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरे रिएक्शन होते हैं एंडोथर्मिक इन नेचर, एंडोथर्मिक रिएक्शन। शॉर्ट फॉर्म में रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, आपको समझ आ रहा होगा। तो टेम्परेचर के बेसिस पे हम रिएक्शन को दो पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, एक्सोथर्मिक इन नेचर और एंडोथर्मिक इन नेचर। अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो रिएक्ट होने पर क्या करते हैं, हीट को रिलीज करते हैं, हीट को रिलीज करते हैं, ठीक है। आप कह सकते हो हीट को रिलीज करते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कि हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि जिनको हीट रिक्वायर्ड होती है रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। और ये वाले जो रिएक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं, हीट को रिलीज करते हैं। जो एंडोथर्मिक होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और जो एक्सोथर्मिक होते हैं वो हीट को रिलीज करते हैं।
इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल नंबर 1 की बात कर लेते हैं। हमारे पास आपने रिएक्शन देखा होगा क्विक लाइम का, ठीक है, आपने रिएक्शन क्या देखा होगा, क्विक लाइम का। क्विक लाइम, आप लोगों को पता है क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। जब क्विक लाइम को वाटर के अंदर ऐड करा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के अंदर ऐड करा जाता है H2O के अंदर, तो ये फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। अब आपने ये चीज़ जब आप ये आपने फिजिकली रिएक्शन के दौरान देख लिया कि जब क्विक लाइम वाटर के अंदर ऐड करा जाता है तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। लेकिन जब आप इस एक्सपेरिमेंट को करोगे, जब आप सही में कैल्शियम ऑक्साइड लेकर आओगे और उसे पानी के अंदर डालोगे, तो आप ऑब्ज़र्व करोगे कि इस रिएक्शन को, तो इसके अंदर क्या होगा कि जब आप इसको पानी में डालोगे तो इसकी फॉर्मेशन के साथ यहाँ पर आपकी क्या होगी, हीट रिलीज़ होगी। हीट क्या होगी, रिलीज़ होगी। ऊपर वाला सिंबल से आप समझ जाओ, ऊपर वाले एरो से, कि यहाँ पर क्या हो रही है, हीट रिलीज़ हो रही है। तो ये हीट रिलीज़ हो रही है, ये किस टाइप का रिएक्शन होगा, ये एक्सोथर्मिक इन नेचर है। क्या होगा, ये एक्सोथर्मिक इन नेचर। ये आपको याद रखना है कि जब किसी रिएक्शन के दौरान, रिएक्शन होने के बाद हीट रिलीज़ हो, तो वो क्या है, आपका एक्सोथर्मिक इन नेचर है। अब यहाँ पर दूसरे रिएक्शन की बात कर लेते हैं, इसी का पार्ट। दूसरा एग्जाम्पल है, जब आप जिंक ग्रेनुअल्स जो होते हैं, जो जिंक के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जब आप उसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डालोगे, H2SO4 के अंदर डालोगे, तो उस केस में आपके पास जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन होगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और हाइड्रोजन गैस के साथ साथ यहाँ पर क्या होगी, हीट भी रिलीज होगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के साथ साथ यहाँ पर क्या होगी, हीट भी रिलीज होगी। तो ये क्या है, एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के साथ क्या होगा, हीट भी रिलीज होगी। तो ये क्या है, एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसके अंदर हीट रिलीज हो रही है। सो दिस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक्सोथर्मिक इन नेचर, ये आपको याद रखना है। थर्ड इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। थर्ड एग्जांपल क्या हो सकता है, जो हम आसपास अपने नेचर में देखते हैं, एटमॉस्फेयर में देखते हैं। जब कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो उस केस में जब कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, तो उस दौरान भी क्या होता है, आपको हीट के अंदर, टेम्परेचर के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये भी क्या है, एक तरह का रिएक्शन है, दैट इज़ एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक्सोथर्मिक इन नेचर यानी कि एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, कि जब रिएक्शन होता है तो टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है। कहने का क्या मतलब है, कि जब रिएक्शन होता है तो टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है। लेकिन जो एंडोथर्मिक का केस होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का, एंडोथर्मिक रिएक्शन का, इस दौरान, एंडोथर्मिक रिएक्शन के दौरान क्या होता है, टेम्परेचर गिर जाता है, फॉल हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर और कम हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में इट एब्जॉर्ब्स हीट। यानी कि जब रिएक्शन होता है तो यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होती है। अब इसमें एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम, एंडोथर्मिक के। एंडोथर्मिक के एग्जांपल हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल जब आप बेरियम हाइड्रोक्साइड का केस लोगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करेगा अमोनियम क्लोराइड के साथ, NH4Cl के साथ, इट विल प्रोड्यूस बेरियम क्लोराइड, और यहाँ पर एज अ बाय प्रोडक्ट फॉर्म होगी अमोनिया गैस, और यहाँ पर फॉर्म होगा H2O वाटर। ठीक है, तो इस रिएक्शन के दौरान आप देखोगे कि जो टेम्परेचर है वो एकदम से गिर जाएगा, यानी कि उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो यानी कि इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि जब बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो बेरियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी, एज अ बाय प्रोडक्ट हमारे पास अमोनिया गैस रिलीज होगी और यहाँ पर वाटर बचेगा। तो इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है, टेम्परेचर गिर जाता है, यानी कि टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आते हैं, लेकिन टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है। यहाँ पर क्या हो रही है, हीट इसलिए कह सकते हैं हम एब्जॉर्ब हो रही है। हीट क्या हो रही है, यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही है, और इस रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये क्या है, हमारा एंडोथर्मिक इन नेचर है, क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है, ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है,
अब आप मान लो जैसे कि आप कह सकते हो कि रूम टेम्परेचर है, किसी रिएक्शन के होने के दौरान रूम टेम्परेचर है। अब वो रिएक्शन जब हो रहा है तो रूम टेम्परेचर एकदम से कम हो जाए, तो इसका क्या मतलब है? जब रूम टेम्परेचर एकदम से कम हो गया तो इसका ये मतलब है कि उस रिएक्शन ने उस टेम्परेचर की, यानी कि जो हमारे एटमॉस्फेयर की या फिर आप कह सकते हो रूम टेम्परेचर की जो हीट है उसे एब्जॉर्ब कर लिया, तभी तो वो रिएक्शन होगा। और अगर बाहर का टेम्परेचर अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये टेम्परेचर कोई ना कहीं तो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, उस रिएक्शन के दौरान ये टेम्परेचर क्या हो रहा है, हीट में कन्वर्ट होके वो रिएक्शन क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है उस बाहर की हीट को। बस आपको ये याद रखना है इस केस में कि दो तरह के रिएक्शंस होते हैं जिसे हम टेम्परेचर के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। डैट इज़ एक्सोथर्मिक इन नेचर और एंडोथर्मिक नेचर। एक्सोथर्मिक में रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक के केस में रिएक्शन के दौरान हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। अच्छा, यहाँ पर हमने बात कर ली टेम्परेचर के बेसिस पे। अब हम बात करेंगे चेंज इन स्टेट की। चेंज इन स्टेट, मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर कि स्टेट का मतलब है यहाँ पर कि मान लो कि कोई भी रिएक्टेंट क्या है, लिक्विड है, सॉलिड है या गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसके केस में क्या होगा, चेंजेस आएंगे। लिक्विड कन्वर्ट हो सकता है सॉलिड में, सॉलिड कन्वर्ट हो सकता है लिक्विड में। ठीक है, तो ये सब क्या है, स्टेट के अंदर चेंजेस है। ठीक है, आगे आपको इसका एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल क्या हो सकता है चेंज इन स्टेट का। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप रियल लाइफ में देख सकते हो, वैक्स। ठीक है, अब वैक्स आपको पता है कि उसका टेम्परेचर जैसे ही आप चेंज करोगे, वैक्स को जैसे ही आप हाई टेम्परेचर में लेकर जाओगे, टेम्परेचर, तो वैक्स क्या है, अभी सॉलिड है, टेम्परेचर चेंज करोगे, हीट करोगे उसे, तो वो क्या, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी, तो वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये क्या है, ये स्टेट के अंदर ही तो चेंज आ रहा है। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गया, ये क्या है, स्टेट के अंदर चेंज आ रहा है। तो हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन के दौरान उसकी स्टेट में भी चेंज आ सकता है। वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, गैसियस में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, बहुत ही छोटा सा पार्ट था चेंज इन स्टेट का। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक्स के ऊपर। यहाँ से आपका जो चैप्टर है उसके अंदर थोड़ा सा रफ्तार पकड़ेगा आपका चैप्टर। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, हमने रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया, रिएक्शन की बैलेंसिंग के बारे में पढ़ लिया, रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। टाइप्स ऑफ रिएक्शन की, कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं यहाँ पर। तो हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है, या फिर आप कह सकते हो जो हमारे सिलेबस में है, उसके बेसिस पे हम जो रिएक्शंस हैं उनको क्लासीफाई करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को 5 टाइप्स में। कितने, 5 टाइप्स के अंदर हम क्लासीफाई करते हैं रिएक्शन को। सबसे पहला होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसको एक बार दोबारा से लिख लेते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन को। हो सकता है आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा हो। ठीक है, यहाँ पर आपको डी कॉम्पोजिशन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, थर्ड है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है हमारे पास, फोर्थ टाइप है रिएक्शन का डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और पांचवा
पांचवा हम बोलते हैं इसे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, या फिर आप इसे दूसरी भाषा में या फिर आप कह सकते हो साइंस की लैंग्वेज में इसे रिडॉक्स भी बोल सकते हो। रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स का मतलब है कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रहे हो तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स की। देखो भाई, सबसे पहले जो है हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, डिटेल में बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो नाम से ही आपको पता लग रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है कंबाइन होना। तो इसके अंदर आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे। देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सिंपल मतलब है कि कंबाइन होना। जब दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हो, सिंगल प्रोडक्ट, जब दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लो सबसे पहले। व्हेन टू रिएक्टेंट when two reactant combine to form a single product। ठीक है, तो ये क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। जब दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करें एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए तो उसे हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, क्या क्या इसके एग्जांपल हो सकते हैं। पहला इसका एग्जांपल हो सकता है जब मैग्नीशियम विच इज सॉलिड रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन गैस के साथ तो वो फॉर्म करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी सॉलिड है। तो यहाँ पर क्या है? दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करे और एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई, सिर्फ एक प्रोडक्ट, सिंगल। तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दूसरा बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन गैस जब रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन गैस के साथ तो उस केस में फॉर्मेशन होगी H2O की, लिक्विड। यानी कि दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं, इसका एग्जाम्पल कार्बन जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो फॉर्म होगा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी क्या है? एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की, जब रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो यहाँ पर फॉर्म होगा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है, तो ये क्या है? एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अच्छा, एक यहाँ पर गलती स्टूडेंट्स कर देते हैं, हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की। कोई इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड मत समझना, इसे हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। कई बच्चे इसे एसिड समझ लेते हैं, कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है बिल्कुल भी। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का दूसरा एग्जाम्पल, सोडियम जब रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो यहाँ पर फॉर्म होगा सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट फॉर्म होगा सोडियम क्लोराइड। तो दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बस आपको इतना याद रखना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, बस एक सिंगल प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पर और इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि आयरन जब रिएक्ट करेगा सल्फर के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्म होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, आयरन सल्फाइड फॉर्म होगा। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड की, जब रिएक्ट करेगा H2O के साथ लिक्विड फॉर्म में, मैंने आपको बताया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी विच इज़ सॉलिड। ठीक है, तो ये क्या है? दो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, अमोनिया गैस है, रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ, अगेन यहाँ पर गैस है, फॉर्म होगा यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर गैस फॉर्म होगी। तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जब रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन गैस के साथ तो उस केस में हमारे पास फॉर्म होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है।
आगे बात कर लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन गैस के साथ, तो उस केस में हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी। तो यहाँ पर ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। सेकंड, डीकम्पोजिशन 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 रिएक्शन। अच्छा, डीकम्पोजिशन से आपको अगर आपने पढ़ा होगा क्लास 9th के अंदर, डीकम्पोजिशन का मतलब क्या हो रहा है कि जब कोई सब्सटेंस, आपने देखा होगा 9th क्लास में, डीकम्पोज हो रहा है। डीकम्पोज का मतलब क्या होता है कि जैसे डेड और डिकेइंग मैटर जैसे डीकम्पोज होता है, तो डीकम्पोज का मतलब बेसिकली क्या है कि वो प्रोडक्ट एक तरीके से स्प्लिट हो रहा है, जो रिएक्टेंट है वो क्या हो रहा है, एक तरीके से स्प्लिट हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, व्हेन अ रिएक्टेंट डिकम्पोज इनटू टू और मोर प्रोडक्ट, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, व्हेन एनी रिएक्टेंट या सब्सटेंस डिकम्पोज इनटू टू और मोर प्रोडक्ट, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, एनी रिएक्टेंट की जगह यहाँ पर आप सिंगल रिएक्टेंट भी लिख सकते हो, तो भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंगल रिएक्टेंट या सब्सटेंस डिकम्पोज इनटू टू और मोर प्रोडक्ट, इट इज़ कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं डीकम्पोजिशन के। डीकम्पोजिशन में क्या होता है, हमेशा एक सिंगल जो रिएक्टेंट या सब्सटेंस है वो ही डिकम्पोज होता है, एक तरीके से आप कह सकते हो स्प्लिट होता है। जैसे कि एग्जांपल में कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट कराया जाता है, मैंने आपको बताया डेल्टा सिंबल है हीट कराने का, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा जाता है तो ये स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, किस किस में, कैल्शियम ऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर इवॉल्व होती है। देखो मैंने आपको बताया कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट करा जाता है तो वो स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक सिंगल सब्सटेंस या रिएक्टेंट क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, टूट गया, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। हम कहेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट गेट्स डिकम्पोज टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो हम इसे ऐसे बोलेंगे। ठीक है, सेकेंड, यहाँ पर हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं पोटेशियम क्लोरेट की। अगेन मैंने वही वाला एग्जाम्पल आपको दे दिया है, इसको हीट करेंगे तो उस केस में यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा, ये पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी, और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस यहाँ पर इवॉल्व होगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर पोटेशियम क्लोरेट क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया, किसमें, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में, इसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन। थर्ड, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट जब डिकम्पोज होगा, उसे हीट करा जाएगा तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा आयरन ऑक्साइड में। ठीक है, और यहाँ पर फॉर्म होगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट्स गेट्स डिकम्पोज्ड इनटू फेरस ऑक्साइड एंड रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि फेरस सल्फेट क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया, और कह सकते हो आप स्प्लिट हो गया, टूट गया इनटू फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गए हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, कि हम क्या कर सकते हैं कि एक सिंगल रिएक्टेंट या सिंगल प्रोडक्ट क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। एक अच्छा, एक बात और याद रखना, ये हो गई सिंपल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या हो गई, सिंपल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो डिकम्पोजिशन होता है, किसी भी रिएक्शन का डिकम्पोजिशन होता है। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले आप एक एक एग्जांपल और ऐड ऑन कर लो, डेट इज़ लेड नाइट्रेट।
लेड नाइट्रेट जब डिकम्पोज होगा तो यहाँ पर लेड ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस फॉर्म होगी। तो ये आपको ये एग्जांपल याद रखना है किसके लिए, डिकम्पोजिशन के लिए। हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि लेड नाइट्रेट्स गेट्स डिकम्पोज्ड इनटू लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड अलोंग विद इट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन 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 भी अलग अलग टाइप का होता है। फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ हीट, डिकम्पोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइट। ठीक है। तो ये कुछ तरीके के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होंगे जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी तक के लिए हम यहाँ पर इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ठीक है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, किसी भी रिएक्शन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो का कोई पार्ट अगर आपको ना समझ में आया हो, कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। अगले वीडियो के अंदर हम डिकम्पोजिशन के बारे में बात करेंगे, डिकम्पोजिशन के टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने तरीके के होते हैं। ठीक है। बस अभी तक मैं आपको यही कहूँगा कि जितने भी रिएक्शंस मैंने आपको इस वीडियो में दिखाए हैं, कराए हैं, वो सारे रिएक्शंस और जो भी बातें बताई हैं एक बार ज़रूर से प्रैक्टिस ज़रूर से करिएगा, क्योंकि ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं इनके अंदर बस आपको याद रखना होता है कि कौन से रिएक्शन में क्या हो रहा है, कौन से रिएक्शन में कहाँ हीट रिलीज़ हो रही है, कहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रही है, कौन सा कैटालिस्ट लग रहा है, सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इन रिएक्शंस की प्रैक्टिस करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।